नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले चंद्रमा और शुक्र की जो मनोहर छवि बनी थी, देखकर मन प्रसन्न हुआ। और जितने भी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लोग होते हैं, ऐसे सुंदर और दिव्य दृश्यों को देखने के लिए कई वीडियोस जो मेरे पास आए हैं उसमें ये बताया गया है, इस घटना को फिर भविष्य मालिका नामक पवित्र बुक से इसको जोड़ दिया गया है। और उसमें एक बात ये कहा गया था कि इंदु के नीचे बिंदु या इंदु के ऊपर बिंदु, ये बहुत साधारण घटना है। अगर मैं कहूँगा तो आप ये समझिए कि यही दृश्य आपको दिखाई दिया था, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यही दृश्य एक्चुअली में आपको दिखाया गया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो घटना बनी इंदु के नीचे बिंदु, तो सबसे पहली चीज़ है कि इंदु का मतलब क्या होता है। चंद्रमा को इंदु भी कहते हैं। अब भविष्य मालिका में जो भी चीज़ लिखा गया है, हर घटनाओं को जोड़ दीजिए। आंधी तूफान आ जाए तो उसको आप भविष्य मालिका से जोड़ दीजिए, ओलावृष्टि हो जाए तो उसको भविष्य मालिका से जोड़ दीजिए। ये गलत है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बेटर होगा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में थोड़ा समझिएगा। देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पूरा ये पूरा आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये हमारा आकाश का एक पार्ट है, ब्रह्मांड जिसको हम लोग कहते हैं। ब्रह्मांड को स्फेरिकली रूप से हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो ईस्ट वाला जो पोजीशन है, अगर आप इसको देखिएगा, ईस्ट हमारा यहाँ पर है। और सबसे पहली चीज़ है, इसको थोड़ा सा मैं और एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्रिड लाइन थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल सी बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये घटना हमेशा होती है, कई बार होती है। क्या हर बार ऐसा हुआ है और उसके बाद ये बोला गया है कि ऐसी घटना होने के बाद कलयुग आ जाएगा? अरे भाई, एक 1000 साल या 100 साल के अंदर पता नहीं कितनी बार ऐसी कंजुगेशंस बन जाते हैं। आप ज़्यादा बहुत मत जाइए, 5 साल के अंदर ही देखिए, कुछ नहीं तो 15 से 25 बार इसके कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। एक ये आनंदित हो जाता है, सच में ये दृश्य जो होता है आनंद वाला होता है। लेकिन इसके पीछे जब आप वैज्ञानिक कारण को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने अपने इक्लिप्टिक पाथ पर घूमते रहते हैं। और हमारा जो अर्थ का डिग्री ऑफ एक्सेस जो बनता है वो 23.5 डिग्री का इसका एक्सेस बनता है। ये टिल्टेड होता है और लगातार सूर्य के चारों ओर ये मूव करता रहता है। तो ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए इक्लिप्टिक लिखा हुआ है। इस रेड लाइन पर जो भी प्लैनेट होगा, वो सारे प्लैनेट इसी रेड लाइन पर ही उपस्थित होंगे, चाहे आप किसी भी एंगल से देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी आपको उसी पोजीशन पे दिखाई देगा। रेड पे ही आपको सारे प्लैनेट्स दिखाई देंगे। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होगा जो रेड के बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा, रेड से थोड़ा सा 6 डिग्री ऊपर और 6 डिग्री नीचे इनका पोजीशन होता है। ये हमेशा होता है। अब जैसे ही सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर मार्स की पोजीशन देखना है, मार्स हमारे पास है, तो मार्स भी कभी कभी चंद्रमा के साथ ऊपर जाकर बिंदु बना देता है, वो अलग बात है। तो ये इक्लिप्टिक पाथ है, ये पूरा का पूरा पाथ इक्लिप्टिक पाथ है। और इस इक्लिप्टिक पाथ पे ही सारे प्लेनेट हमेशा मूव करते रहते हैं। जब ये मूव करेंगे तो ये मार्स की पोजीशन हो गई। और यहाँ पर आप देखिएगा तो मून का पोजीशन है, यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर सन है। सभी रेड वाले लाइन पे ही होते हैं। रेड वाले लाइन के अलावा ये कहीं पे भी नहीं होते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको रोटेट करके देख लीजिए, ये पूरे रेड वाले लाइन पे ही सारे प्लैनेट होते हैं। जितने भी नवग्रह कहते हैं, राहु केतु तो स्यूडो प्लैनेट होते हैं, उसको छोड़ के जितने भी प्लैनेट होते हैं सभी इसी पाथ पर मूव करते रहते हैं। और जब ये मूव करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाए, इनका जो लाइन बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन में लगभग दिखाई देते हैं। इसीलिए ज्योतिष में ये कहा जाता है कि, या आप इसको एस्ट्रोनॉमी वर्ड यूज़ किया जाए, एस्ट्रोनॉमी में ये कहा जाता है कि एक ही लाइन में 5 ग्रह आ गए। अब होता क्या है, जब बहुत सारे ग्रह एक साथ यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपको इसका कॉन्स्टेलेशन चार्ट में अगर आप देखिएगा तो देखिए इसमें बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे। मैं आपकी सुविधा के लिए दिखा दूं, जैसे यहाँ पर आपको तराजू दिख रहा है, यानी लिब्रा है।
यहाँ पर स्कॉर्पियो दिख रहा है, यहाँ पर सजिटेरियस दिख रहा है यानी धनु दिख रहा है, और यहाँ पर मकर राशि यानी कुंभ दिख रही, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, और ये शनि अभी देखिए कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि आपको दिख रहा है, और सूर्य जो है मीन में गोचर कर रहे हैं तो मीन में आपको दिखाई दे रहा है ये मछली टाइप का जो शेप दिख रहा है, और इस तरीके से जुपिटर भी इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। इस समय जुपिटर और ये सारे एक ही राशि में उपस्थित है, जुपिटर सन और मरकरी एक ही राशि में उपस्थित है। तो एक तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइन होते हैं, अगर आप इसको देखिएगा इतने सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइन होते हैं, आप टोटल काउंट कीजिएगा तो देयर आर 88 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, और 88 टाइप के जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 12 साइन को ही हम लोग लेते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है, जो ये रेड लाइन हमारा क्रॉस करता है, ये रेड लाइन जो हमारा क्रॉस करता है वो केवल उन 12 राशियों से ही क्रॉस होकर जाता है, इसीलिए 12 राशियों का हम पर प्रभाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 88 राशियों का पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है उसमें से केवल 12 राशि ऐसी है जिनका इफेक्ट हम पर पड़ता है, और उसमें भी 7 ऐसे ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह है, लेकिन छाया ग्रह होने के बाद भी इसका काफ़ी प्रभाव होता है। हालांकि साइंटिस्ट इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्यूडो प्लैनेट है, और स्यूडो प्लैनेट अगर है तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये वैदिक ऋषि मुनि जानते थे, अभी भी रिसर्च बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं, ये एक लाइन में चलती हैं, और इसको धर्म के साथ अगर आप जोड़ रहे हैं अच्छी बात है। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, धार्मिक चीज़ों को मैं देखता हूँ। स्थिति बहुत बहुत ही प्यारी लगती। ये वाला जो सीन बना था ये इतना बढ़िया देखने में लग रहा था, और निश्चित रूप से चंद्रमा मन का कारक और शुक्र लग्जरी, ये दोनों एक साथ अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये साइन देखने के बाद बड़ी मन प्रसन्नचित हुआ होगा। जिसने भी देखा होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन ऐसी घटना कई बार होती है, और ये बात अलग है कि हम उसे पूरे तरीके से नहीं देख पाते हैं, और बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा दूर ना जाकर आप 1 महीने बाद अगर आप देखिए, क्योंकि मून लगातार आएगा, तो मून जब मूव करेगा तो इसके आगे ऐसे करके मूव करेगा, फिर ऐसे सर्कल करके फिर इधर ही आएगा। तो कई बार हो सकता है इसके बगल से क्रॉस हो जाए, हो सकता है कभी इधर से क्रॉस हो जाए, कभी एकदम इसके लाइन में आ जाए। तो अभी भी मैं कहूँगा कि ये दोनों देखने में अगर कहा जाए, पूरा अगर जूम कर दिया जाए तो ये तो बहुत अच्छी आकृति बन रही है, लेकिन इसको और हर चीज़ भविष्य मालिका से मत जोड़िए। हर चीज़ भविष्य मालिका में इस तरीके की बातें जो लिखी है, कितनी बार ऐसी कॉम्बिनेशन बनी हुई है, और हर कॉम्बिनेशन में केवल भविष्य मालिका नामक बुक का उल्लेख करके और ऐसी ऐसी बातें बोलकर, प्लीज़ आप सभी जितने लोग भी इसका भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मत फैलाइए। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन एक छोटा सा एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं, ताकि हम लोग धर्म के प्रति जो हमारा झुकाव है वो रहे, और हमें सबसे बड़ी चीज़ ये गर्व महसूस करना चाहिए कि 88 राशियाँ होने के बाद भी जो ऋषि मुनि ने लिख दिया है बुकों में कि 12 राशियाँ का जो प्रभाव होते हैं, उनको 88 राशियों का ज्ञान था, लेकिन 12 राशियों के बारे में ही उन्होंने बताया। उन्हें पता था कि बहुत सारी राशियों का कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी ग्रह होते हैं उसमें केवल 7 ग्रहों की भूमिका ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर इस लाइन पे अगर आप देखिएगा, रेड वाले लाइन पे बहुत सारे आपको प्लैनेट शायद दिखाई देंगे, लेकिन जो जायंट प्लैनेट है जिसका इफेक्ट हमारे अर्थ के आसपास पड़ेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे सीरियस हो गया, इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें इसका इफेक्ट जो होता है, रेडियल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण इफेक्ट इसका नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कई सॉफ्टवेयर ऐसी हैं जिसमें गुलित काल की भी गणना की जाती है। राहु काल की गणना तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे जितने भी रेड वाले साइकिल है उसी पे सारे ग्रह हमेशा घूमते हैं, और उसी के कारण ये इक्लिप्टिक का फॉर्मेशन होता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।